Okay, so we were discussing about section 54 और 54 में क्या हमने बात कर ली कि हमने एक घर सेल किया है, 100 लाख का, 2 लाख का नेट कंसिडरेशन पे किया था, 98 लाख का नेट कंसिडरेशन आ गया आफ्टर पेइंग 2 लाख का ब्रोकरेज, 50 लाख का हमने इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस किया तो 48 लाख का कैपिटल गेन था। नया घर हमने 60 लाख में परचेस किया, लेकिन हमें एग्जम्पशन जो था 48 लाख का मिला। ये एग्जम्पशन जो होता है इंडिविजुअल एचयूएफ को ही मिलता है और ये तभी मिलता है जब आप नया घर परचेस करते हो इंडिया में। मैं आपको बता रहा था कि अब एक घर लेने की 2 घर लेनी है, तो अगर आपका सेल कंसिडरेशन अप टू 2 करोड़ होगा, तो आप छोटे एसएससी माने जाते हो कैपिटल गेन चैप्टर में, इनको 2 घर लेने का ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन आपका अगर सेल कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मोर देन 2 करोड़ होगा तो आप एक ही घर ले सकते हो। तो अभी वो सिचुएशन है, वो चार्ट आपको दिखा दूंगा तो हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व, वो जाने दो। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम लोग इतने पागल हो, देखो कितने पागल, क्या तुम लोग इतने पागल हो, जाने दो पागल कब हो मैं पूछता हूं बाद में। मुझे एक बताओ, न्यू हाउस प्रॉपर्टी कब लेनी है? न्यू हाउस प्रॉपर्टी कब लेनी है? आफ्टर सेल ऑफ फर्स्ट हाउस, जो पहला ओल्ड हाउस था, ओल्ड हाउस बेचने के बाद या बेचने के पहले? नया घर कब लेना चाहिए? ओल्ड हाउस प्रॉपर्टी सेल होने के बाद या सेल होने के पहले? सेल होने के बाद। सेल होने के बाद, क्योंकि सेल होने के बाद ही तो कैपिटल गेन आएगा और कैपिटल गेन को बचाने के लिए न्यू हाउस प्रॉपर्टी ली जाती है। लीगली विजय भाई ने जो बोला एकदम मैं अग्री करता हूँ 100%। पहले ओल्ड प्रॉपर्टी सेल होगी, फिर कैपिटल गेन आएगा और वो कैपिटल गेन बचाने के लिए हम नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे। एग्जैक्टली, लॉजिकली तो ऐसे ही जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको पूछ रहा था, आर यू दैट मैड कि आप अपना घर बेच दोगे, अपना पूरा जो लगेज होता है वो ट्रक में लोड कर दोगे, अपनी फैमिली को ट्रक में लोड करोगे और फिर ट्रक लेके नया घर ढूंढोगे? क्या आप इतने पागल हो? बोलो। पहले घर सेल करके ट्रक में लगेज लोड करके बाद में नया घर ढूंढोगे? इतने पागल हो कि रैशनली नया घर आप थोड़ा पहले भी फाइनलाइज करके लेके रख सकते हो, बाद में पहला वाला सेल करोगे, ऐसा करोगे? हाँ, घर पहले ढूंढेंगे, अग्रीमेंट कर लेंगे, कुछ टोकन दे देंगे, कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट करेंगे ना। तो लॉ क्या बोलता है, यूजुअली जो नया घर है, यूजुअल देखो पूरे कैपिटल गेन चैप्टर में एक्सेप्शन ही पढ़ने आपको, यूजुअली नया घर जो होगा वो आफ्टर लेना है। लेकिन एक्सेप्शनली अगर आपने 1 ईयर बिफोर लिया होगा, 1 ईयर बिफोर लिया होगा तो हम वो भी अलाउड कर देंगे। मतलब घर बेचने से पहले घर ले लोगे तो रिवर्स हो गया ना, फर्स्ट बॉट एंड देन सोल्ड। लेकिन अगर ये पीरियड अगर 1 साल का होगा डेट ऑफ ट्रांसफर के पहले, विद इन 1 ईयर प्रायर टू डेट ऑफ ट्रांसफर, अगर आपने नया घर लिया होगा फिर भी एग्जम्पशन मिलेगा। तो मैं कैसे लिखता हूं पता है, परचेस अगर आप करोगे ना परचेस, तो आपके पास टाइम लिमिट जो है वो कुछ इस तरीके से है, 1B या 2A, 1B और 2A। 1B मतलब 1 ईयर बिफोर डेट ऑफ ट्रांसफर और 2A मतलब 2 ईयर आफ्टर डेट ऑफ ट्रांसफर, ऐसे इसको समरी में लिखा जाता है, 1B और 2A। इज इट क्लियर ये 1B 2A क्या है? चलो तुमको समझ में आ रहा है 1B 2A क्या है? ये टाइम लिमिट है नया घर परचेस करने का। ओके, आगे चलता हूं। अब ना यूजुअली विलेज साइड में ऐसा होता है कि हम घर ना परचेस नहीं करते, हम घर ना कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसे वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री वगैरह एग्जिस्ट नहीं करता। सो व्हेन यू हैव टू बाय न्यू हाउस प्रॉपर्टी, हैव टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू हाउस प्रॉपर्टी। मुझे एक बात बताओ, ज्यादा टाइम कहाँ पे लगेगा? परचेस में ज्यादा टाइम लगेगा कि कंस्ट्रक्शन में ज्यादा टाइम लगेगा? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में ज्यादा टाइम लगेगा। तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए क्या बोला, 1B का पॉइंट वहां पे लिखा नहीं है, माना जाता है कि वहां पे भी होगा लेकिन वहां पे क्लियर कट लिखा नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने 3 ईयर का टाइम दे दिया, मतलब 3 साल का टाइम दिया। ट्रांसफर करने के बाद आपके पास 3 इयर्स का टाइम है घर कंस्ट्रक्ट करने का, 3 इयर्स का टाइम दे दिया उन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए। क्या आपको ये टाइम लिमिट समझ में आया? परचेस का 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर, और कंस्ट्रक्शन का 3 ईयर आफ्टर। आपको 1 साल ज्यादा उन्होंने दे दिया है, 3 साल तक अपना घर बनाओ आराम से, कोई घाई करने की जरूरत नहीं है, ऐसा इन्होंने टाइम दे दिया है। यहां तक मैंने जो बोला वो क्लियर है? हाँ। वेरी गुड।
अब मेरा एक क्वेश्चन समझो, मैं लीगल चैलेंज आपको करने वाला हूं, लीगली आपको एक प्रॉब्लम पूछने वाला हूं। मुझे बताओ, मैं आपको आगे जाके सेक्शन 139(1) पढ़ाऊंगा, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 है फाइलिंग ऑफ आरओआई, फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। आईटीआर भरते हैं हम, आर्टिकलशिप में आपको पता होगा, हर एसएससी को साल में एक बार रिटर्न अपलोड करना पड़ता है। इसका जो ड्यू डेट होता है ना, यूजुअली वो जुलाई होता है, ठीक है ना। अभी लॉकडाउन की वजह से गवर्नमेंट ने ड्यू डेट आगे किया है, लेकिन लीगल के हिसाब से 139(1) के हिसाब से 31 जुलाई पे हमारा रिटर्न जाता है। अब मैंने पकड़ लो मार्च में प्रॉपर्टी सेल की, विजय बाहर चला गया था, विजय को अंदर ले लेते पहले। अब आपने समझो मार्च 20 में प्रॉपर्टी सेल की थी, तो मार्च 20 मतलब प्रीवियस ईयर 1920, और प्रीवियस ईयर 1920 का रिटर्न जाना चाहिए 31 जुलाई 2020 पे, ठीक है ना। और जुलाई के जो रिटर्न जाएगा उसमें मुझे 54 का एग्जम्पशन क्लेम करना पड़ेगा। 54 का एग्जम्पशन क्लेम करूंगा तो ही मेरा टैक्स बचेगा, नहीं तो मुझे टैक्स भरना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने मुझे टाइम कितना दिया हुआ है, 2 साल का या 3 साल का। लेकिन आप देख सकते हो कि अगर मैंने जुलाई के पहले पहले अगर घर परचेस नहीं किया तो आई कैन नॉट क्लेम एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54। और एग्जम्पशन अगर 54 में मैंने क्लेम नहीं किया तो अननेसेसरी आई वुड बी लायबल टू पे अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ टैक्स। तुमको प्रॉब्लम समझ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? सेक्शन ने मुझे टाइम दिया नया घर परचेस करने का 2 साल का, लेकिन सेक्शन 139(1) तो बोलता है नहीं नहीं, वो 31 जुलाई पे आपको रिटर्न भरना पड़ेगा, और रिटर्न भरना होगा तो रिटर्न में एग्जम्पशन क्लेम करना पड़ेगा। और एक हाउ कैन आई क्लेम एग्जम्पशन? ऑब्वियसली आफ्टर रीपरचेसिंग द प्रॉपर्टी। तो ये बात वही हो गई कि यार 31 जुलाई के पहले मुझे प्रॉपर्टी लेना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम समझ रहे हैं आप लोगों को? प्रॉब्लम समझेगा तो सोल्यूशन समझेगा। प्रॉब्लम समझा? स्क्रीन आ रहा है क्या? ये तुम लोगों को प्रॉब्लम समझा क्या? फिर से रिपीट कर सर, एक बार फिर एक्सप्लेन करना प्लीज, मेरे फोन ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो गया था। विजय कुछ नहीं बात किया यार, मैं बता रहा था कि हमें नया प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए गवर्नमेंट ने 2 साल दिया हुआ है और कंस्ट्रक्ट करने के लिए 3 साल दिया हुआ है टाइम, ठीक है ना, ट्रांसफर करने के बाद। तो मैंने बोला मार्च 20 में मेरा घर बिक गया, अब गेट ऑफ ट्रांसफर तो मार्च हो गया, मार्च से तो मेरे पास 2 साल और 3 साल का टाइम है ना, मिनिमम 2 साल का है, और कंस्ट्रक्शन अगर चालू करूंगा तो 3 साल का टाइम है, मतलब मैं 2023 तक में घर आराम से बना सकता हूँ। लेकिन फिर वो सेक्शन 139 की मैंने बात करना चालू किया। सेक्शन 139 जो है इनकम टैक्स में वो बोलता है फाइलिंग ऑफ आरओआई, और प्रीवियस ईयर 1920 का जो रिटर्न जाना है वो जाना है 31 जुलाई के ऊपर, मतलब अभी जुलाई एंड आ ही रहा है, और एक महीना और जुलाई एंड के पहले मुझे रिटर्न भरना पड़ेगा। और रिटर्न में अगर मैंने 54 का एग्जम्पशन क्लेम नहीं किया तो मुझे मेरा जो कैपिटल गेन था कितने लाख का था, 48 लाख का, उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा मुझे 48 लाख के ऊपर। आप समझ रहे हो? तो मैं कंफ्यूज हूं कि मैं घर जुलाई के पहले लूं, 31 जुलाई के पहले लूं, कि 2 साल के टाइम है मेरे पास। आपको क्या लग रहा है? आपको प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? सेक्शन 139 बोलता है 31 जुलाई के पहले आपको एग्जम्पशन क्लेम करना है, और तो सेक्शन जुलाई से पहले लो। 31 जुलाई से पहले पहले ही करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम है, ये समझ रहा है? ये प्रॉब्लम आपको सेक्शन ने हैंडल कैसे किया है देखो। सेक्शन 54 बोलता है वी कैन अंडरस्टैंड कि 139(1) का ड्यू डेट आ गया है और अभी तक एसएससी ने घर परचेस नहीं किया होगा, घाई घाई में उससे घर परचेस मत कराओ। उसको बोलो कि जितने का वो घर परचेस करना चाहता है, हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में 60 लाख का हमने बजट बना के रखा हुआ है, तो वो 60 लाख जो है या 50 लाख या 48 लाख जितने का भी वो घर परचेस करना चाहता है, उतना पैसा उसको CG एएस कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम करके एक एफडी ओपन होती है, फिक्स डिपॉजिट, किसी भी नेशनलाइज बैंक में। वो एफडी ओपन करो, ये एक अकाउंट ओपन करो, ये स्पेशल अकाउंट है, ठीक है ना, ये स्पेशल अकाउंट है, और पैसा 31 जुलाई के पहले पहले इस अकाउंट में डिपॉजिट करो, और आपका विद इन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 2 साल या 3 साल के पीरियड में यहां से पैसे निकाल के घर परचेस कर लो। आपने अगर पैसे कैश कैपिटल गेन
CGAS में डिपॉजिट किया तो हम आपको एग्जम्पशन 31 जुलाई के पहले दे देंगे, क्योंकि हम मान लेते हैं कि उतना पैसा आप घर में इन्वेस्ट करोगे। तो अगर आपने यहाँ पे 30 लाख जमा किया तो 30 लाख का एग्जम्पशन मिलेगा, 40 लाख जमा किया तो 40 लाख का एग्जम्पशन मिलेगा, 50 लाख जमा किया तो 50 का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, 48 लाख का मिलेगा। कि तुमको समझा मैंने क्या बोला? जरूरी नहीं कि आप घर ही ले लो 31 जुलाई के पहले। 31 जुलाई के पहले घर ले लिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन 31 जुलाई के पहले अगर घर नहीं लिया फिर भी प्रॉब्लम नहीं है। आप 31 जुलाई के बाद भी घर ले सकते हो, लेकिन 31 जुलाई के पहले जितने का आपको घर लेना है उतना पैसा आपको, या जितने का कैपिटल गेन बचाना है उतना पैसा आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट करना पड़ेगा। डिपॉजिट किया तो इसको डीम्ड इन्वेस्टमेंट मानते हैं। क्या ये पॉइंट समझ में आया आपको मैं क्या बता रहा हूँ? रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है आप लोगों का, ना चैट पे आ रहा है ना आवाज आ रही है। गायत्री को आवाज जा रही है, आरती को जा रही है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। फिर ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का आपको पॉइंट समझ में आया। और एक आपको सिचुएशन बना के बताता हूँ। पकड़ लो मैंने जुलाई के पहले कंस्ट्रक्शन चालू किया, कंस्ट्रक्शन के ऊपर मैंने 20 लाख रुपए का खर्चा किया है अभी तक, ठीक है ना। अपना कैपिटल गेन है 48 लाख का। 31 जुलाई के पहले 20 लाख का खर्चा हो गया, तो 20 लाख का तो कैपिटल गेन एग्जम्पशन मिल ही जाएगा। अब मुझे टेंशन था यार, 48 लाख के ऊपर, 48 लाख के ऊपर मुझे 48 लाख में का 20 लाख तो मैंने इन्वेस्ट किया, तो 28 लाख बैलेंस है, इसके ऊपर शायद टैक्स भरना पड़े मुझे। टोटल मेरा कैपिटल गेन जो था वो 48 लाख का था, तो 48 लाख में का कंस्ट्रक्शन के ऊपर अभी तक 20 लाख खर्चा हो चुका है। बैलेंस 28 लाख के ऊपर टेंशन ले रहा था मैं, वो अरे यार इसका टैक्स भरना पड़ेगा शायद, मैं क्या करूं बताओ? ये 28 लाख के साथ मैं क्या करूं? मुझे अगर ये 28 का भी अगर टैक्स बचाना होगा तो व्हाट शुड आई डू? एक और हाउस प्रॉपर्टी परचेज करना चाहिए। एक और नहीं, ये घर जो है ना इसका कंस्ट्रक्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, कंस्ट्रक्शन चालू है, अभी तक 20 लाख ही खर्चा हुआ है। एक और घर भी तो ले ही सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी इमीडिएटली 31 जुलाई पे क्या करूं? ये पैसा मुझे डिपॉजिट करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा। कहाँ पे? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। ये पैसा अगर मैं वहां डिपॉजिट कर जाता तो मैं बच गया। 31 जुलाई के पहले मुझे खाली डिपॉजिट मारना है वहां से, और जब अभी कंस्ट्रक्शन का काम चलते रहेगा इस अकाउंट से पैसे निकाल निकाल के कंस्ट्रक्शन करना है। क्या आपको समझा मैं क्या बता रहा हूँ? ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डालना है। आप साइमल्टेनियसली घर भी बना सकते हो, जितना आपको कैपिटल गेन बचाना है उतना पैसा आप डिपॉजिट करके रख सकते हो। चलो मैं आगे चलता हूँ, इस पॉइंट के ऊपर बात करते बाद में। अपने मुंबई में गुजराती भाई लोग बहुत है, ठीक है ना, जिन्हें हम लोग इन्वेस्टर भी बोलते हैं। उनका काम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, और आप लोगों को ये पता भी होगा, ठीक है ना। दे बाय अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज एट वेरी लो प्राइस, and when property is ready they sell it at very high price, ठीक है ना। तो उनका कोई इंटेंशन नहीं है प्रॉपर्टी को लेके प्रॉपर्टी के अंदर रहने का। तो बाय सेल, बाय सेल, बाय सेल ये चलते रहता है उनका, क्योंकि उनके पास थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा रहता है। तो वो बिजनेस क्लास वाले लोग हैं, वो बिलीव करते हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और रियल एस्टेट इज वन ऑफ द कॉमन इन्वेस्टमेंट दैट दे लुक फॉरवर्ड टू। तो प्लीज अंडरस्टैंड यहाँ पे क्या होता है, बाय सेल बाय सेल बाय सेल चल रहा है। क्या आपको लग रहा है सेक्शन 54 का ये पर्पस था कि आप घर खरीदो, इन्वेस्टमेंट करो, फिर उसको बेचो, पैसे कमाओ, फिर खरीदो, फिर बेचो? आपको क्या लग रहा है ये जेन्युइन बायर्स के लिए एग्जम्पशन लाया गया था, हमारे जैसे लोगों के लिए लाया गया था, कि ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए लाया गया था सेक्शन 54 का एग्जम्पशन? क्या लग रहा है आपको? जेन्युइन बायर्स के लिए। जेन्युइन बायर्स के लिए लाया गया था। ये जेन्युइन बायर्स तक ही ये लिमिटेड है, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया पता है, सेक्शन 54 में लॉक इन लगा दिया है। सर व्हाट इज लॉक इन? लॉक इन पीरियड मतलब जब आप ये नया घर परचेज करते हो, न्यू हाउस परचेज करते हो, तो मिनिमम 3 साल तक ये आपके पास रहना ही चाहिए। मिनिमम आपके पास 3 साल तक रहना ही चाहिए। 3 साल के बाद आप बेच सकते हो, लेकिन यू कैन नॉट सेल दैट पर्टिकुलर हाउस विद इन द पीरियड ऑफ 3 years। ये 3 years का पॉइंट समझ में आया क्या? 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ हाँ। परचेज, ये समझ रहे आपको? 3 साल तक आप इस घर को सेल नहीं कर सकते। तो अपने मुंबई के जो लोग हैं ना, खास करके तुम लोग भी, इन लोगों को ना मैं जब भी कुछ बोलता हूँ कि ये नहीं करना चाहिए, तो मन में खुजली आई जाती है, किया तो तुम्हारा बाप तुमको समझा रहा है
कि बेटा रात को लेट होने के बाद 11 बजे के बाद घर के बाहर नहीं जाना चाहिए, तुम पापा को बोलते हो गया तो पापा बोलेंगे बेटा दारू नहीं पीनी चाहिए, पिया तो, समझ रहे? कोई बोलेगा स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, किया तो, कोई बोलेगा सिग्नल नहीं तोड़ना चाहिए, तुम बोलोगे तोड़ा तो, ठीक है ना? तो मैं आपको बता रहा हूं ऐसे ही कि लॉक इन पीरियड में 3 साल में प्रॉपर्टी सेल नहीं करनी चाहिए। बताओ आप क्या पूछोगे? किया तो तोड़ा। अच्छे बच्चे हो, ठीक है ना? प्रॉपर्टी सेल किया तो अभी आप मुझे एक बात बताओ, प्रॉपर्टी टैक्स प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर किया तो आप लोगों को फांसी तो नहीं दिया जा सकता ना? लॉक इन पीरियड ही तोड़ा आपने, इतना बड़ा थोड़ी ना क्या कांड किया है कुछ। तो क्या होगा मैक्सिमम, जो एग्जम्पशन आपको पहले मिला था वो एग्जम्पशन विड्रॉ हो जाएगा, जो एग्जम्पशन आपने पहले एंजॉय टैक्सेबल किया हो जाएगा। और टैक्स लग जाएगा। जान तो नहीं ली जाएगी, हाथ तो नहीं काटे जाएंगे, एग्जम्पशन जो लिया था वो विड्रॉ हो जाएगा। लेकिन एग्जम्पशन विड्रॉ कैसे होगा सर? उसका एक नया टेक्निक इन्होंने बताया। यूजुअली कैसे होना चाहिए था मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना? हम मान लेते हैं कि जो हमने ये 60 लाख का जो घर लिया था ना, वो 3 साल के अंदर हमने बेच दिया। 3 साल के क्या, मैं बता रहा हूँ 1 साल के अंदर बेच दिया, अभी के अभी बेच दिया, लिया 1 साल के अंदर, मुझे नया बायर मिला, मैंने उसको बेच दिया, ठीक है ना? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, नए घर की बात कर रहा हूँ मैं, न्यू नया घर मैंने बेचा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 75 लाख को मैंने बेच दिया, ठीक है ना? लेस करूंगा ट्रांसफर एक्सपेंसेस, मान लो नहीं है डैश, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेट कंसिडरेशन नील, सॉरी 75 लाख, ट्रांसफर एक्सपेंस नील लिखा मैंने। अब क्योंकि 1 साल के अंदर ही बेचा है, इंडेक्सेशन लगाऊंगा क्या मैं इसको? नो राइट, क्यों नहीं? क्योंकि नो। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, तो खाली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसमें से माइनस होना था। नए घर का कॉस्ट कितना था याद है आप लोगों को? स्टोरी स्टार्टिंग से सुन रहे हो, नए घर को कॉस्ट कितना लगा था? कितना का मैंने नया घर लिया था? 60 लाख का मैंने लिया था, बिल्कुल, थैंक यू। 60 मुझे बताया 60 लाख का है, तो गवर्नमेंट बोलता है आप यहाँ से 60 लाख माइनस मत करो, मत करो 60 लाख माइनस, 60 लाख को ब्रैकेट में लिखो और उसको रेड्यूस करो, उसको रेड्यूस करो बाय द एग्जम्पशन क्लेम्ड अर्लियर, बाय द एग्जम्पशन क्लेम्ड अर्लियर। तो 48 लाख को उसमें से माइनस करो, तो नेट कितना आ जाएगा? नेट आ जाएगा 12 लाख। और टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना हो जाएगा? 75 लाख माइनस 12 लाख इज इक्वल टू 63 लाख। टेक्निकली आप देखोगे तो 60 लाख का प्रॉपर्टी 75 लाख में बिका है, लेकिन आपके हिसाब से तो 15 लाख का ही गेन हुआ है, लेकिन टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देखो कितना आया, 63 लाख। तुमको समझा तो बोलो। तो इस मेथड को हम बोलते हैं रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि हम कॉस्ट में से माइनस कर रहे हैं कैपिटल गेन को। अच्छा, इसका और एक मेथड हो सकता है सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड मतलब एक काम करो सर, इस कैपिटल गेन को एज इट इज कंप्यूट करो। एज इट इज मतलब 75 लाख में बेचा था, 60 लाख में खरीदा था, तो 60 लाख माइनस 75 लाख माइनस 60 लाख इज इक्वल टू 15 लाख। 15 लाख के ऊपर मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भर देता हूँ, और जब पुराना वाला मेरा गेन था वो तो लॉन्ग टर्म था, तो उसके ऊपर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भर देता हूँ। पुराना वाला कितना एग्जम्पशन हुआ था? 48 लाख, इसके ऊपर मैं 20% के टैक्स के रेट के हिसाब से भर देता हूँ। गवर्नमेंट ने ये करने के लिए अलाउ नहीं किया है, सेपरेशन मेथड सेक्शन 54 में अलाउ नहीं किया है। नॉर्मली सेपरेशन मेथड फॉलो होना चाहिए था, नई प्रॉपर्टी का नया टैक्स, पुराने प्रॉपर्टी का पुराना टैक्स, ऐसे गवर्नमेंट को लेना चाहिए था। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं, ये जो असेसी ना कुछ ज्यादा ही डेढ़ शाना बन रहा है, इसको ना आप लेसन सिखाओ। सर क्या लेसन सिखाया गवर्नमेंट ने? रिडक्शन मेथड इन्वेंट करके क्या कर लिया? इंपैक्ट देखो रिडक्शन मेथड का गवर्नमेंट कितना सोचता है। एक तो अगर इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही बोलते हैं, इस साल में अगर इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही बोलते हैं, तो असेसी इसको री इन्वेस्ट करता। तुमको समझ रहा है? असेसी इसको री इन्वेस्ट करता और फिर से एक नया घर लेके इस साल एग्जम्पशन बुक कर लेता। सर आवाज ब्रेक हो रहा है। मैं आपको एक नया पॉइंट दिखा रहा हूं, एक नया पढ़ने का अंदाज सिखा रहा हूं।
एक काम करो, ये जो नया पढ़ने का अंदाज है वो रहने दो, तुम लोग एक काम करो, फटाफट ये लिखना चालू करो। पढ़ाता हूं मैं, ये लिखना चालू करो। वो मिस्टर आरपी से हाँ, ये देखो ना यहाँ पे क्या लिखा है, मिस्टर आरपी सोल्ड न्यू प्रॉपर्टी विद इन द लॉक इन पीरियड ऑफ 3 years फॉर 75 लाख, डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशन। और हम लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकाल रहे हैं, क्योंकि ब्रैकेट में मैं अज्यूम कर रहा हूँ पीओएच इज लेस देन 24 मंथ। पीओएच अज्यूम कर रहा हूँ मैं लेस देन 24 मंथ, इसलिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट हो रहा है। ये रेड इंक में लिखना, इसको रिडक्शन मेथड बोलते हैं। 48 लाख को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस किया जाता है। यहां तक लिखकर हो गया तो बोलो डन। अंकिता का हो गया, और 2-3 स्टूडेंट अगर डन बोलते हो तो मैं आगे चलता हूँ। डन डनाडन। डन डन डन, वेरी गुड। अब आपको मैं क्या समझाने का ट्राई कर रहा था, आप जरा समझने का ट्राई करो। गवर्नमेंट ने ना यहाँ पे ये रिडक्शन मेथड अप्लाई करके इसको ना लॉन्ग, ये 48 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, वो तो अग्री कर रहे हो ना, उसको उन्होंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बना दिया। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, पहले तो इसका टैक्स रेट बताओ, ये कौन से रेट पे टैक्स होता है? नॉर्मल रेट शॉर्ट टर्म। नॉर्मल रेट पे, स्लैब मतलब रेट, ये स्लैब पे टैक्स होगा। स्लैब रेट। स्लैब रेट। और मैं आपको क्या बताने का ट्राई कर रहा हूँ, समझो, दिस ओनली ओनली इनकम ऑफ द असेसी, ये तो कैपिटल गेन है, उसका सैलरी, बिजनेस इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, और कोई तो इनकम रहेगा ही रहेगा। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि उसका बाकी जो टैक्सेबल इनकम है 10 लाख का है, और ये जो 63 लाख अभी आया इसके हाथ में, ये टैक्स होगा मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली 30% पे, क्योंकि एडिशनल इनकम है, 30% टैक्स लग गया इसके ऊपर। अगर गवर्नमेंट ने ये मेथड नहीं फॉलो किया होता तो दो बातें होती, असेसीएस 48 लाख के ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोल के टैक्स भरता है 20%। लॉन्ग टर्म का जो देश में टैक्स चल रहा है 112 के अंदर, वो चलता है 20%। तो एक तो उसको कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स मिलता, दूसरा मैं क्या बता रहा हूँ, मैं टैक्स ही नहीं भरता, मैं इस साल एक नया और एक हाउस प्रॉपर्टी परचेस कर लेता। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 48 लाख को एग्जम्प्ट कराना है तो सेक्शन 54 में नया प्रॉपर्टी ले लो, ऐसा एक नया एग्जम्पशन फिर से मुझे मिलता, वो नहीं मिलने के लिए ये किया गया है। सर तो अभी भी तो मिलेगा ना, ये शॉर्ट टर्म आप इन्वेस्ट करो नए प्रॉपर्टी में, नहीं कर सकता। आप देखो सेक्शन 54 में क्या बोलता है, सेक्शन 54 में अगर आपको एग्जम्पशन लेना है तो जो आपका घर है वो लटका होना चाहिए, सटका होगा तो नहीं मिलेगा। ये 63 लाख आप नहीं बचा सकते 54 में, अभी आप नया हाउस प्रॉपर्टी नहीं परचेस कर सकते 63 में से, 63 के ऊपर टैक्स भरना ही पड़ेगा। क्या तुमको समझा? यस। हाँ, तो ऐसा इस सेक्शन ने किया हुआ है। आगे चल रहा हूँ, इसके नीचे और एक नोट लिखना है जो अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है ना, फाइनेंस एक्ट 2019 का अमेंडमेंट, फाइनेंस एक्ट 2019 का अमेंडमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, एग्जाम में आने के पूरे चांस। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ, आप अगर इंडिविजुअल एचयूएफ हो, ठीक है ना,
तो मैक्सिमम एग्जाम्पशन कितना मिलता है देखो, एक घर का या दो घर का, तो अभी दो घर का अमेंडमेंट जो आया वो इंडिविजुअल एचयूएफ, ऑब्वियसली इंडिविजुअल एचयूएफ को ही एग्जाम्पशन मिलता है, ठीक है ना। मैक्सिमम एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, लेस देन इक्वल टू 2 करोड़ अगर आपका कैपिटल गेन होगा तो 1 और 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, तो एक या दो, एक भी ले सकते, मैंने नहीं बोला दो लेनी चाहिए, एक भी ले सकते हो या दो भी ले सकते हो। और अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा होगा तो एक ही लेना पड़ेगा आपको। तो 3 करोड़ का होगा तो एक ही प्रॉपर्टी का एग्जाम्पशन मिलेगा, 2 करोड़ के नीचे होगा, छोटे एसएससी को इन्होंने बेनिफिट दिया है, रियल एस्टेट को पुश करने के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया था। आप समझते हो मुंबई में बिल्डर लोगों की लग गई है, ठीक है ना, बिल्डर लोगों के घर बिक नहीं रहे और गवर्नमेंट रियल एस्टेट इंडस्ट्री को और टाइट करते जा रहा है, तो ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए ये एग्जाम्पशन निकाला गया था कि 2 एग्जाम्पशन दे दो अभी, लेकिन कैपिटल गेन जिनका 2 करोड़ के नीचे है उनके लिए। ऐसी यहाँ पे बात हो गई है, हो गया, ये लिखकर जल्दी बोलो, 2 मिनट बचे हैं और अपने पास लॉग आउट होने के लिए। और कोई एसएससी होगा तो उसको तो एग्जाम्पशन ही नहीं देंगे हम, इंडिविजुअल एचयूएफ को ही एग्जाम्पशन दिया गया है। मैं क्या बोलता है नीलेश, 6:20 हो गया, आईला विचार, दूध आहे का, दूध नसेल तर दूध घेऊन ये, आणि सियाला बोलणं एक स्पेशल रिक्वेस्ट वरती 4 चहा, स्पेशल रिक्वेस्ट बोल। ये हो गया क्या, मैं मान लेता हूं हो गया, क्योंकि एक क्वेश्चन मुझे आप लोगों को देना है, मैं जब तक री लॉग इन करता हूं तब तक ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि लेस देन 1 मिनट नहीं, 1 मिनट है अभी, एग्जैक्ट 1 मिनट है, पढ़ लेते हैं फटाफट। स्क्रीनशॉट लेके रखना है तो वो भी रख रहे हो। सीए फाइनल के मॉड्यूल का आपके चैलेंज बुक में भी रहेगा ये, मिस्टर सी का आपका जो चैलेंज बुक है उसमें ये क्वेश्चन है, मिस्टर सी ऐसा वाला, मिस्टर सी परचेज अ रेसिडेंशियल हाउस on July 2017 for 10 lakh rupees and made some addition to the house property incurring 2 lakh rupees in August 2017. He sold the house property in April 2019 for 20 lakh. ठीक है ना, ये सेल किया, परचेस किया, इंप्रूवमेंट किया, फिर बेच दिया। Out of the sale proceed, he spent 5 lakh rupees to purchase another house property in September. अब समझ रहे हो ना, घर बेचा, घर खरीदा, तो 54 के ऊपर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन चार्जेबल टू मिस्टर सी। ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन, ये आप लोगों को सॉल्व करके मुझे देना है, ठीक है ना। ये चैलेंज बुक में रहेगा आपके पास, आप देख सकते हो आपके क्वेश्चन है। क्या नंबर है, बता सकते हो क्या नंबर? 12 है ना, चैलेंज नंबर 12। चैलेंज नंबर 12 का मुझे आप आंसर निकाल के दो, मैं अभी अपना लेक्चर यहाँ पे ये स्टॉप होने वाला है। बरं। ओके, किसी को अगर फनस खाना है तो